हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे इस शो पे जिसका नाम है टॉक विथ साजन। आज हम बात करेंगे शिक्षा के ऊपर, क्योंकि एक उस व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे जो एक छोटे से गांव से उठ के आके एक बड़े से शहर में अपने आप को स्टेबल करना एक टीचर के रूप में और अपने जो हासिल किए हुए शिक्षा है वो सबों में बांटना एक बहुत बड़ी बात होती है। खास करके यहाँ वो चीज होता है जहाँ एक तरफ हर कोई पैसे के लिए भाग रहा है और एजुकेशन दे रहा है तो उसके लिए पैसे मोटे ले रहा है, लेकिन वो एक ऐसा शिक्षक है जो बच्चों को फ्री पढ़ा के, जिसके पास नहीं है वो भी पढ़ता है, जिसके पास है वो भी पढ़ता है, सबको ऐसा शिक्षा दे रहा है। जैसे कहा जाता है कि शिक्षा पे सबका अधिकार है, और जो पा लिया शिक्षा उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या थोड़ा सा ज्यादा ही किसी ना किसी को ऐसे भी दान किया जाता है। तो वैसे ही एक शिक्षक का हमारे इस शो पे वेलकम है जिनका नाम है शिव कुमार। धन्यवाद आपका साजन भाई, और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको भी मेरा सलाम प्रणाम आदाब। और कहते हैं ना कि एड़िया घिसकर बनाई गई पहचान हर ठोकरों के साथ और मजबूत होती जाती है। तो इंसान जितना मेहनत करता है उतना ही अपना पहचान बना पाता है। मेहनत ही उसकी पहचान होती है, यही जिंदगी का सार है। आजकल बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि चाहते हैं कि रातों रात स्टार बन जाए, एक पहचान बन जाए। रातों रात या कोई अच्छी पहचान नहीं बनती है। पहचान बनाने के लिए समय मांगता है, समय चाहिए। आप किसी भी चीज को, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मैं कहता हूं अगर आप उसको समय देते हैं तो आपकी पहचान जरूर बनेगी। इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा कि नहीं, मुझे ये करना है। ये नहीं कि फिर आज किए कल छोड़ दिए, परसों किए फिर तरसों छोड़ दिए, तो ऐसे पहचान नहीं बनती है। पहचान बनाने के लिए आपको एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। सबसे पहला सवाल सर आपसे, आपका शिक्षा का क्षेत्र चुनना कैसे हुआ? देखिए, शिक्षा का जो क्षेत्र है ये शुरू से ही मेरे मन में था। ये नहीं कि मैं इसको प्रोफेशनली चूज किया, ये शुरू से ही मेरे मन में था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। मैं गांव में भी जब था, बहुत पहले की बात बताता हूं, तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। मैंने बहुत छोटे बच्चों से इनिशिएट किया है, धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं कि आज आया और एक का एक +2 को पढ़ाने लगा। मैं सारे क्लास को बारीकी से देखा हूं, हर क्लास के बच्चों को पढ़ाया हूं। मैं स्कूल से लेकर के यहाँ तक आने के लिए बहुत लंबा समय लिया हूँ। ऐसा नहीं है, भले ही मेरे चेहरे से ये प्रतीत ना होता हो कि मैं इतना समय नहीं दिया हूँ, लेकिन लमसम मुझे 10 साल हो गए इस चीज में, और 10 सालों में ये चीज गेन किया है। 10 साल तो लंबे समय हो जाते हैं। इस बीच में आप जिस मार्केट में है, जिस शहर में है, वहाँ आपको शिक्षा में क्या कमी या क्या खूबी दिखा? जैसे कि अभी के समय में क्या चल रहा है और पहले कैसा था जब आप यहाँ पे थे, पढ़ते थे, उस समय का सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है? देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे, एक चीज तो यहाँ हुई है कि टीचर्स की संख्या पहले के कंपैरिजन में बढ़ी है, और दूसरी की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ा है। क्योंकि जब भी किसी मार्केट में जब टीचर्स की संख्या बढ़ती है तो कंपटीशन बढ़ता है। आज जब कंपटीशन बढ़ता है तो उस काम को करने के लिए सारे लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर से बेहतर परफॉर्म करूँ। आज जब बेहतर परफॉर्म करेंगे तो सीधी सीधी बात है कि बच्चे भी बढ़ेंगे। उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो इतने मास लेवल पर अक्षर में बच्चे नहीं थे। बस किसी भी क्लास में उस समय 15-20 बच्चे थे, 20 से ज्यादा नहीं थे, 20-25, बस उतने ही बच्चे होते थे साइंस में। लेकिन आज देखिए, मेरे ही एक बैच में कम से कम मिनिमम 100 बच्चे बैठते हैं। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं रक्सौल में एजुकेशन का जो लेवल है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुधार हुआ है। ये तो एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, और छोटे से शहर के लिए इतना ज्यादा बच्चों को आप एजुकेशन दे रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। और जहां तक हमको जानकारी है कि आपके क्लास से बहुत सारे बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हैं, और साथ ही बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम का भी क्वालिफाई किए हैं। हाल ही में मैंने देखा है एक पोस्ट आपका जिसमें लिखे हैं कि एक बच्चा जो है अभी पास हुआ है, उसका भी इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा है मधेपुरा में। जी जी, उसका क्या था, कैसे? देखिए, वही बच्चा नहीं है, ये खबर जो है प्रभात खबर में आ चुकी है ऑलरेडी। 7 से 8 बच्चे ऐसे ही जो इस वर्ष 2025 में जो बच्चे एग्जाम दिए BCEC का,
उनका अब बीसीएसई बहुत तरह का एग्जाम लेता है। जैसे बीसीएसई पीसीबी करके लेता है, जिसमें आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं। जो छोटे छोटे कोर्स हैं, जैसे नर्सिंग हो गया, आपको जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया, तो ऐसा बहुत सारा, फार्मेसी वगैरह हो गया, इस सारे क्षेत्र में आप जा सकते हैं बीसीएसई। और पीसीएम वाले लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो वही बच्चा जो आज मैंने पोस्ट किया था, उसका नाम था प्रवीण कुमार, उसका हुआ है मधेपुरा में, वही मैंने पोस्ट किया था उसका। उसके अलावा भी ऐसा नहीं कि केवल बीसीएसई में, उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों का एनआईटी में भी हुआ है। जैसे एक समीर नाम का बच्चा है, उसका एनआईटी त्रिपुरा में हुआ है। उसके बाद में एक और बच्चा है जो क्यारी साइड का ही बच्चा, उसका भी एनआईटी में हुआ है अभी हाल ही फिलहाल, वो काउंसलिंग ही करा रहा है अभी। उसके बाद में एक बच्ची भी है जिसका नेपाल एमसीसी में हुआ है, नेशनल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में नीट का एग्जाम होता है, उसी तरह नेपाल में एमसीईसी का एग्जाम होता है, तो उसमें भी हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे, उसके पहले भी बच्चों का हुआ है। तो ये धीरे धीरे, ये एक ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक दिन का है, ये इस समय दिया है आदमी मैंने, इसमें धीरे धीरे मैंने अपने आप में भी सुधार किया है, और वही उसी का परिणाम है कि आज इतने सारे रिजल्ट हैं। जी, सर अभी तक का आपका सफर कैसा रहा है ये शिक्षा के क्षेत्र में, जो बच्चों को इतने अच्छे शिक्षा दे रहे हैं? कि सफर तो बहुत शानदार रहा है, क्योंकि बच्चों ने मुझे जो प्यार दिया, शायद वो मेरे लिए एक, समझिए कि वरदान के जैसे था। मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि बच्चे मुझे इतना प्यार करेंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था शुरू में, प्रारंभ में, तो लमसम 5 से 6 मंथ केवल सेटअप उठाया था और गिराया था, एक भी बच्चे नहीं आए थे। उस समय मुझे लगा था कि शायद मुझे ये जो मेरा पैशन है, मैं इसको आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। लेकिन बड़े धैर्य के साथ में कहते हैं कि कोई व्यक्ति इंतजार करता है तो सब्र का फल मीठा होता है। वही चीज मैंने किया, बड़ा सब्र किया, उठाते रहा, बंद करते रहा। स्कूल से पैसा मिलता था, ला करके रेंट देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे आए, तो जब आना शुरू किए, तो फिर एक लंबा ये हो, जब आने शुरू किए बच्चे, तो फिर बच्चों की कतार लग गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कितने बच्चे आएंगे, और आज आप देख रहे हैं कितने सारे बच्चे आ रहे हैं, और कितने सारे बच्चे आ रहे हैं हर साल। ये धैर्य का ही परिणाम है। सर एक और क्वेश्चन है, अभी अपने बिहार का जो शिक्षा है, एक तरफ प्राइवेट है, एक तरफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे एक तरफ देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज हो गए या कोचिंग क्लासेस हो गए या स्कूल हो गए, ज़्यादातर फी लगते हैं और बच्चे वहाँ से ज़्यादा रिजल्ट देते हैं, जबकि सरकार सरकारी स्कूलों पे बहुत ज़्यादा खर्च करती है, फिर भी वहाँ बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं। तो क्या आप अपने यहाँ बिहार के शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिहार की जो गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम है, वो एकदम सड़ी हुई सिस्टम है। हम खुद नहीं चाहते हैं कि बच्चा लेकिन ट्यूशन में जाके पढ़े। सबसे पहला बात ये है, चूंकि सरकारी विद्यालय में वही बच्चा पढ़ता है जाकर के जिसके माँ बाप एजुकेटेड नहीं होते हैं या अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। या ऐसा भी होता है कि पैसा जिनके पास उतना ज्यादा नहीं है, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं देखिए, भेजते। आजकल कोई कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजते, झूठ बोल रहा है। क्योंकि मैं उसका कारण बताता हूँ। एक व्यक्ति जब मजदूरी करता है तो 500 रुपया रोज उसको मिलता है, मजदूरी करता है। गांव में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल छोटे छोटे जो अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनमें भेज सकता है। लेकिन सरकारी स्कूल का देखिए, ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल में वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। आज सरकार बीपीएससी के थ्रू टीचर की बहाली कर रही है, उससे पहले जितने भी टीचर्स हैं सर, उनके पास क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार उनसे काम ही नहीं करवाना चाहती है। उनसे काम एजुकेशन के अलावा बाकी काम करवाना चाहती है। जैसे इलेक्शन है, उसमें इलेक्शन क्या आपको पता नहीं है? 28 काम होता है एक सरकारी विद्यालय में एक सरकारी टीचर को, टोटल 28 से 30 लगभग। तो पढ़ाएगा कब? आपको आप देखिएगा उसका जब आंकड़ा देखिएगा तो 30 काम करता है एक टीचर, 30 टोटल 30 काम। अब बताइए, एक व्यक्ति जब 30 काम करेगा तो पढ़ाएगा कैसे? उसका तो जॉब हुआ है पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए 30 काम अलग से क्यों उस पर लोड दिया जा रहा है? यही तो सरकार को समझना है, यही चीजें हैं। देखिए, टीचर्स में कोई कमी नहीं, मैं कहता हूं बिल्कुल कमी नहीं, 1% भी कमी नहीं है। सिस्टम की कमी है, सिस्टम उस तरह से दे नहीं पा रहा है
जो देखिए प्राइवेट स्कूल में क्या है ना, वो सारी चीजें, वो मैनेजमेंट है। टीचर्स के पास अगर जानकारी नहीं भी है ना, तो वो कंटिन्यू उसको स्कूल पुशअप करता है, मेहनत करवाता है, और वो इस एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति जाएगा तो मेहनत करके आगे बढ़ सकता है और बच्चों को अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ क्या है ना, उल्टा है। यहाँ टीचर वेल क्वालिफाइड है, जिनके पास जानकारी बहुत अच्छी खासी है, लेकिन मैनेजमेंट सिस्टम इतना खराब है कि बेचारे वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। उनकी कमी नहीं है, उनकी 1% भी कमी नहीं है, सारी कमी गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट चाहे तो प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बच्चे हो सकते हैं। इसका उदाहरण है, अच्छा इसका उदाहरण हम बताते हैं गवर्नमेंट की। आप देखिए आईआईटी कॉलेज क्या प्रकार सरकारी नहीं है क्या? क्या एनआईटी कॉलेज सरकारी नहीं है क्या? ये सारा तो सरकारी है ना। क्या नीट से जो बच्चे बाहर जाते हैं, एमबीबीएस करते हैं, क्या वो सरकारी नहीं है क्या? सरकारी है, लेकिन बस क्या है, वहां मैनेजमेंट ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, मैनेजमेंट रद्दी है। यही कारण है। टीचर को पढ़ाने के लिए अलावा छोड़ के बाकी सारे काम कराया जाता है। सारा काम कराया जाता है, बस पढ़ाया नहीं जाता है, बस पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाने के अलावा बड़ी समस्या है। पढ़ाने के अलावा सारा काम करवा लीजिए टीचर से, बाकी बच्चा पढ़े ना पढ़े, बस उसका रिकॉर्ड भेजते रहिए सरकार के पास, बस सरकार भी खुश। तनख्वाह तो आ नहीं रहा है। तनख्वाह देखिए, आप तनख्वाह की बात करें, सरकारी टीचर्स, आप तनख्वाह की बात कीजिएगा, तनख्वाह उतनी भी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति, हाँ प्राइवेट से ज्यादा ही मानता हूं, ये नहीं कि हाँ प्राइवेट से ज्यादा है, मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं को बैठते हैं। लोगों को लगता है जाकर के बैठ जाते हैं सरकारी स्कूल में, नहीं है, बहुत सारा काम रहता है और दिखता नहीं है। सरकारी एक सरकारी टीचर से जाकर के बात कीजिए तो बताएगा भाई ये समस्या, इतना सारा डाटा ऑनलाइन अपलोड करना होता है, ये सारी चीजें भेज दी रहती है गवर्नमेंट के पास, इलेक्शन का ये काउंट करके ये बनवाना रहता है, बीएलओ है, ये है, 17 का काम रहता है, कैसे ध्यान जाएगा? आप उसके लिए हायर कीजिए भाई। सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रखिए। एक प्रधानाचार्य हैं। सर आपसे एक और ऑन नहीं किए थे सर, हमारे शो पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले धन्यवाद के बाद बोले नहीं, फिर से बोले, शुरू से बोलते हैं। सर हमारे शो पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे बातें करेंगे अगले भाग में। ऐसे ही हमारे मेहमानों से मिलने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की तरफ फॉरवर्ड कीजिए। इस शो से जुड़े कोई भी कमेंट हो या कोई भी आपका सवाल हो तो हमें कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।